नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूपी क्लासेस प्रयागराज में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज का जो आपका सेशन होने वाला है, अर्थात जो क्लास होने वाली है, वो है भारतीय प्रायद्वीप, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पेनिनसुला इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत को पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रायद्वीप भारत किस प्रकार से है, किसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। सबसे पहले तो इसी बात को हम जानेंगे, प्रायद्वीप का अर्थ क्या हुआ। भारत को तो हम जानते हैं, प्रायद्वीप का अर्थ क्या है नहीं पता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारा नाम है साहिल शेख और मैं आपके कंप्लीट जीएस की तैयारी को आसान बनाता हूं और मेरा उद्देश्य रहता है थ्योरी के साथ पढ़ाना। और ये आज क्लास नंबर 13 है, फाउंडेशन कोर्स की क्लास नंबर 13 है। इससे पहले 12 क्लासें हो चुकी हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात हो कि मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, स्टैटिक, जीके, रीजनिंग इतना पार्ट तो मैं ही पढ़ाता हूँ, लेकिन मैथमेटिक्स अभी हाल फिलहाल में नहीं चल पा रही है। इसके लिए बेहद ही मुझे बहुत दुख है और मैं जल्द से जल्द आपको आपके चैनल पर अवेलेबल कराऊंगा। हालांकि समस्या ये उत्पन्न आ रही है कि टीचर तो बहुत अच्छे टीचर हैं, जिसको मैं आपके चैनल पर लगवाने वाला हूँ। समस्या ये आ रही है कि उनका ये कहना है कि हम लाइव सेशन को ले पाएंगे, हम पहले क्लास को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिकॉर्ड करो, फिर उसको डालो, फिर एडिटिंग वगैरह करो, ये सब नहीं करेंगे। तो आप सभी लोगों को अगर पढ़ना है तो आप सभी लोगों को पता ही हो गया होगा कि हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है। जितने भी एडुकेटर्स आपके इस चैनल पर पढ़ाएंगे, सारे के सारे वैसे ही पढ़ाएंगे। ये मेरी मान्यता है और ये मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ठीक है। आप सभी लोग जल्द से जल्द चैनल को शेयर करिए यार, कम से कम 500-600 सब्सक्राइबर्स हो जाएं। क्लास लाइव आपकी आप सभी लोगों की लाइव चलने लगे, इसमें सारी क्लासें अवेलेबल हो पाएंगी फिर। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग ये कार्य जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के हम अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातों को हम जानना चाहेंगे। सबसे पहला बात तो ये है कि आप कह रहे हैं प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप भारत कह रहे हैं आप, इसका साफ अर्थ क्या होता है? साफ अर्थ मैं कह सकता हूं, भारत को तो आप जानते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो प्रायद्वीप मैं कह सकता हूं उस जगह को कह सकते हैं। मैं कह सकता हूं प्रायद्वीप भूमि का वह भाग, नोट करिए इसको, क्योंकि पढ़ने से पहले हमको बेस मालूम होना हम पढ़ने क्या वाले हैं। भाई प्रायद्वीप भूमि का वह भाग जो तीन तरफ से जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। भूमि का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अब कहेंगे आप तीन तरफ से घिरा हुआ है, भारत क्या तीन तरफ से घिरा हुआ है? जी हाँ, हमारा भारत भी तीन तरफ से घिरा हुआ है। अगर मैं दक्षिणी भारत की बात करूं, जिससे मैं बोलता हूं प्रायद्वीप भारत, ये प्रायद्वीप भारत है। कैसे है? आपने ये बताया है प्रायद्वीप उस भूमि को बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। क्या ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है? बिल्कुल, मैं कहूंगा यहाँ पर है अरब सागर, इधर इस साइड है भारत की पूर्वी तरफ, भारत की पूर्वी हिस्से में है बंगाल की खाड़ी, और भारत के दक्षिण में है एकमात्र ऐसा ओशियन, अर्थात एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, वो हमारे भारत देश के नाम पर ही है। इसको हम बोलते हैं हिंद महासागर। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।
तो ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर देखिएगा, पूरा का पूरा मैं कह सकता हूँ गुजरात का एरिया आप ले लीजिए। यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है आपको? पूरा का पूरा अरब सागर। जैसे ही आप दक्षिण में आएंगे भारत के, यहाँ से यहाँ तक पूरा हिंद महासागर। फिर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे आप, तो यहाँ से लेकर पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल तक क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो ये तीन तरफ से जल से घिरा कि नहीं घिरा? तो इसीलिए हम बोलते हैं हमारा भारत तो है, लेकिन प्रायद्वीप कहाँ से लगता है? हम कह सकते हैं पूरा का पूरा इस क्षेत्र से लेकर इस क्षेत्र अर्थात दक्षिण भारत को ही हम बोलते हैं। साफ शब्दों में कहूं तो दक्षिण भारत को ही हम बोलते हैं प्रायद्वीप भारत, क्योंकि दक्षिण भारत यहीं से यहाँ पर है गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, और मैं कह सकता हूँ गोवा, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारे के सारे स्थित हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ये है हमारा प्रायद्वीप भारत। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई समस्या, कोई कोई परेशानी, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अभी तो मैं आपको बेस बता रहा हूँ, बेस क्या है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? प्रायद्वीप भारत बोलते हैं, प्रायद्वीप, ठीक है, प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप भारत हम इसी को बोलते हैं। अगर मैं बात करूं ये जो पूरा का पूरा आप प्रायद्वीप भारत को देख रहे हैं, किस भूमि का हिस्सा है, तो हमने आपको बताया था कि ये एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड भूभाग का एक हिस्सा है प्रायद्वीप भारत। ये माना जाता है कि अफ्रीका जो आप देखते हैं, अफ्रीका का एक ऐसा टुकड़ा जो टूट टूट कर या अपरदन होता गया, अपरदन हो गया, होता गया, उसमें अवसाद आते गए, अवसाद आते गए, ये प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया के कारण होता है। तो अफ्रीका का एक हिस्सा टूटकर ये भारत के इस दक्षिण भारत जो पूरा का पूरा है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ऐसा माना गया है, ठीक है। तो प्रायद्वीप भारत जो है ये पूरा का पूरा कौन सा हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का भूभाग है। अगर मैं बात करूं, ये जो प्रायद्वीप भारत आप देख रहे हैं, प्रायद्वीप भारत, इसकी आकृति कैसी है? तो आप क्या कह सकते हैं? मैं कह सकता हूं इस प्रायद्वीप भारत की जो आकृति है वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल है, त्रिभुजाकार। नोट करिएगा सारे पॉइंट को, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार। तो होप कि यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। अब देखिए मैं आपके सामने एक मैप ले रहा हूं और उस मैप के माध्यम से हम आपको पूरा समझाने का प्रयास, पूरा सतत प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये आपके सामने एक भारत का मैप है और ध्यानपूर्वक इस मैप को आप समझिएगा। ये इस मैप में आप बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ये हमने बताया आपको पूरा का पूरा दक्षिण भारत यही है, प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप उसे बोलेंगे जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। यहाँ पर पूरा का पूरा क्या है? अरब सागर, इधर पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी, और इसके दक्षिण में है हिंद महासागर, ठीक है, इंडियन ओशियन। ये हो गया। इस प्रायद्वीप भारत में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वो जानना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानेंगे, क्योंकि अभी आपको हम बताएंगे अरावली माउंटेन, ठीक है। ये हो गया अरावली माउंटेन, ठीक है भाई। ये हो गया अरावली पर्वत। नाम नोट करना आप सभी लोग, या आप ही आपको मैं पूरा बताऊंगा। ये हो गया अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो आप देख रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ प्रायद्वीप भारत का ही एक हिस्सा है, ठीक है, प्रायद्वीप भारत के ही अंतर्गत आता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, अभी मैं आपको सारा चर्चा करूंगा प्रायद्वीप भारत की। जैसे मैं बात करूं, और मैं कह सकता हूं जैसे यहाँ पे बात करूं मैं विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला की मैं बात करूं, और दक्षिण भारत के जो भी पठार हैं इसके बारे में मैं बात करूं, प्लेट्यू ऑफ दक्कन,
दक्कन का पठार, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ यहीं पर आपको पर्वतें मिलेंगी, इसमें नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम जैसे पर्वतों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी प्रायद्वीप भारत के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, वे पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट को पढ़ेंगे, पूरे के पूरे हम पूर्वी घाट को पढ़ेंगे, ठीक है। और हम कह सकते हैं यहाँ पे हम पूरा का पूरा मालवा का पठार पढ़ेंगे, झारखंड के पठार को पढ़ेंगे, असम के पठार को पढ़ेंगे। यही मेघालय में स्थित गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां, सारे के सारे ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? ये पूरे के पूरे प्रायद्वीप भारत का ही हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई होगी। तो चलिए यहाँ से हम इसके इस क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाइए यहाँ से, अरावली माउंटेन। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, हेडिंग बनाइएगा आप इस प्रकार से, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात हो जाती है कि इसके बारे में अगर मैं विस्तार से आपको जानकारी दूं ना, ये मैं कह सकता हूं गुजरात में स्थित, यानी गुजरात के ये पूरा का पूरा कहाँ पे है? उत्तर में दिल्ली तक स्थित है, दिल्ली तक। अगर मैं बात करूं कि इसके बारे में आप सभी लोग हेडिंग बनाइए पहली बात तो, और यहाँ पे नोट करिए इसके बारे में क्या क्या इसके बारे में प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। तो मैं कह सकता हूं अरावली पर्वत, यह पर्वत उत्तर और पश्चिम में, भाई उत्तर तो ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, देखिए उत्तर पश्चिम में, ठीक है, उत्तर पश्चिम में पालनपुर, ये पालनपुर कहां पड़ता है? इसको नोट करना आप सभी लोग, गुजरात। मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तर और पश्चिम के कहां पर? पालनपुर। इसको हेडिंग बनाइए, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, पालनपुर। पालनपुर से लेकर मैं ये कह सकता हूं कहां तक? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, उत्तर पूर्व, कहां तक? दिल्ली तक। दिल्ली तक इसका विस्तार है। तो यहां पे देखना आप सभी लोग, आप इसको मान लीजिए पालनपुर, और उत्तर में मान लीजिए आप सभी लोग दिल्ली। इसका नाम क्या है? अरावली। अरावली पर्वत। तो हमने देखा कि पालनपुर गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक अरावली पर्वत का विस्तार है। अब विस्तार है तो मैं कह सकता हूं ये कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? तो यहां से नोट करिएगा कि अरावली पर्वत उत्तर पश्चिम पालनपुर गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व दिल्ली तक, ये मैं कह सकता हूं 800 किलोमीटर, ठीक है, 800 किलोमीटर क्षेत्र तक यह विस्तृत है, अर्थात ये फैला है, ठीक है। इसके बारे में ये पॉइंट हो गया। अगर मैं बात करूं कि यह पर्वत, अरावली पर्वत जो आप देख रहे हैं, यह उत्तर में कहां तक स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो मैं कह सकता हूं अरावली पर्वत को, क्योंकि जब ये दिल्ली तक फैला है तो वहां पर भी इसका कोई अन्य नाम होगा। मैं कह सकता हूं इस पर्वत को दिल्ली में किस नाम से जानते हैं? आप लोग नोट कीजिए। मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताबें कहती हैं कि इसको दिल्ली में, दिल्ली की पहाड़ी, या और भी एक नाम कहते हैं, उसमें मैं कह सकता हूं रायसीना। रायसीना, क्योंकि दिल्ली तक इसका विस्तार है तो दिल्ली में इसे अन्य नाम से जाना जाता है, अरावली पर्वत को। अगर अरावली पर्वत की मैं बात करूं कि ज्यादातर इसका हिस्सा कहां पर है? राजस्थान में। और आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा अरावली माउंटेन कहां पर स्थित है, तो आपको राजस्थान टिक करना है, राजस्थान। मैं आपको इसका विस्तार बता रहा हूं, ये फैला कहां से कहां तक है, ठीक है। आपके सामने मैप भी है और पॉइंट भी मैं लिख रहा हूं, मैप पे दिखाते दिखाते आपको चल रहा हूं, ठीक है। ये हो गया। अगर मैं बात करूं उसके बाद कुछ और भी पॉइंट है, मैं कह सकता हूं
जो आप अरावली पर्वत देख रहे हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला की जो औसत ऊंचाई है वह कितनी है? तो मैं कह सकता हूं कि 300 से लेकर 900 मीटर तक है। यानी ये कहा गया है कि इसकी औसतन ऊंचाई जो है 300 से लेकर 900 मीटर तक है। लेकिन क्या होता है, एक सिचुएशन क्रिएट होती है, जैसे जैसे आप दक्षिण पश्चिम में आएंगे, भाई दक्षिण ही हो गया, पश्चिम, जैसे जैसे आप दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो मैं कह सकता हूं इनकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। भाई आप जैसे यानी यह पर्वत जो आप देख रहे हैं ये दक्षिण पश्चिम में इसकी ऊंचाई सर्वाधिक हो जा रही है। मान लीजिए देखिए यूं इस प्रकार से पर्वत है, अब देखो जैसे जैसे दक्षिण पश्चिम में आ रहा है ऊंचाई इनकी बढ़ती जा रही है। तो मैं कह सकता हूं दक्षिण पश्चिम में जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं उसको 1722 नोट करिएगा यहां से। मैं कह सकता हूं किंतु दक्षिण पश्चिम में इसकी ऊंचाई, नोट करिएगा यहां से, किंतु दक्षिण पश्चिम में इसकी ऊंचाई कितनी है? तो नोट करिएगा यहां से 1722 मीटर। 1722 मीटर क्या है? इसकी दक्षिण पश्चिम में ऊंचाई है, ठीक है। और जब अधिक ऊंचाई है तो भाई इसी की ये चोटी हो गई, क्योंकि पर्वत, ये सारे पर्वत तो एक ही पर्वत है, अरावली माउंटेन ही है, लेकिन एक पर्वत इसमें से और छोटा सा और उससे ऊपर निकल गया, इसी को नाम दे देते हैं चोटी की। तो मैं कह सकता हूं अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है यही होगी भाई, 722। उसका नाम क्या है? यहाँ पे नोट कर लीजिए, गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। कितना है? 1722 मीटर माध्य समुद्र तल से। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करूं इस पर्वत श्रृंखला के बारे में और भी कुछ पॉइंट, तो यहाँ तक आप सभी लोगों को अगर दिक्कत ना हो तो हम बात करते हैं आगे। चलिए इसके नीचे आप देखिए, यहाँ से यहाँ पर समस्या क्रिएट होती है। चलिए अब देखिए, यहां से मैं कह सकता हूं और भी पॉइंट कुछ हैं, पॉइंट को नोट कीजिए। मैं कह सकता हूं इस पर्वत का निर्माण, सुनिए मेरी बात, अरावली पर्वत की ही बात हो रही है। इस पर्वत का जो निर्माण आप देख रहे हैं, ये निर्माण कैसे हुआ है, कब हुआ है? तो मैं कह रहा हूं यहां से कि 600 से लेकर, ठीक है, 570 मिलियन, भाई थोड़ा सा होता है ये, मिलियन वर्ष पहले इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था। और किसमें हुआ था, किस युग में हुआ था? तो आप नोट करिएगा, प्री कैम्ब्रियन, कैम प्री कैम्ब्रियन युग में इस अरावली पर्वत का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, लगभग आज से लेकर 570 मिलियन वर्ष पहले। इस प्रकार से क्या आप कह सकते हैं कि यही, भाई इतने वर्ष पहले हो रहा है, तो यही पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीन, सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, मतलब प्राचीन पर्वत है। प्राचीन का अर्थ यहां से हुआ पुराना। भाई इतने वर्ष पहले की आप बात बता रहे हैं तो पुराना ही होगा, और वो भी पूरे विश्व की, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस पर्वत के, यहाँ पे देखिए ये जो आप अरावली माउंटेन देख रहे हैं, इस पर्वत के कहीं यहीं पर इस प्रकार से लूनी नदी प्रवाहित होती है, और मैं कह सकता हूं लूनी के साथ साथ माही नदी भी यहीं से प्रवाहित होती है, ठीक है। लेकिन दो नदियां इसके पश्चिम में प्रवाहित होती हैं, ये मैं कह सकता हूं। तो नोट करिए यहाँ पे, लूनी तथा माही नदी इस पर्वत श्रृंखला के पश्चिम से उदय होती हैं, यानी इनका उद्गम होता है, उद्गम। और मैं कह सकता हूं लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो लुप्त हो जाती है, क्योंकि ये एक प्रकार की ऐसी नदी होती है कि जो कि
ठीक है, ये वर्षा पर निर्भर होती हैं। जब जब वर्षा होगी तो इनका प्रवाह हो जाएगा। अब पता चल जाएगा कि जब बारिश होगी, वर्षा होगी, तो पानी बहेगा, तो इस नदी से तो पानी बह के आएंगे ही आएंगे। लेकिन जब वर्षा का अभाव होता है, वर्षा नहीं होती, ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये लुप्त हो जाती है, लुप्त, पता ही नहीं चलता कहाँ गया। इस कारण से यह जो नदी है, ये पूरा का पूरा क्या है, वर्षा पर डिपेंडेंट है, वर्षा पर डिपेंड है। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई समस्या नहीं हुई होगी, ऐसा हमारा उद्देश्य है, मानना है, सब कुछ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम पूरा का पूरा अरावली श्रृंखला के बारे में पढ़ लिए हैं। यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे आप सभी लोग आराम से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं कुछ अपने पॉइंट्स के बारे में। यहाँ पर आप सभी लोग हेडिंग बनाइएगा। हम अपनी अगली स्लाइड में चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ पर आइए और यहाँ पर हेडिंग बना लीजिए यूं इस प्रकार से, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, इसको हिंदी में बोलते हैं हम पश्चिम घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट। तो पश्चिम कहाँ पे है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यही तो है पश्चिम। क्या आप इसी के बारे में बात करने वाले हैं, पश्चिमी घाट की? जी हाँ, इसी के बारे में पूरा का पूरा चर्चा होगा आज, पश्चिमी घाट। ये क्या हो गया? पश्चिमी घाट। यहां तक पूरा का पूरा हो जाएगा पश्चिमी घाट, ठीक है। अब यहां तक पश्चिमी घाट तो हो गया, तो क्या आप इसके बारे में कुछ पॉइंट्स वगैरह नहीं बताएंगे? जी हाँ, मैं आपको पॉइंट्स वगैरह बताने चल रहा हूँ। सबसे पहले आप तो ये हेडिंग बना लीजिए, वेस्टर्न घाट। चलिए इसके बारे में कुछ हम बेसिक बातों को जानते हैं। सबसे पहले मैं ये कह सकता हूँ, उत्तर में स्थित एक नदी है, उसका नाम है ताप्ती। क्या इसी को हम बोलते हैं तापी नदी? ठीक है, तापी नदी। तापी नदी कहीं हम कह सकते हैं यहीं पर फ्लो होती है। इस नदी का नाम क्या है? तापी रिवर, तापी रिवर, तापी नदी। और दक्षिण में मैं कह सकता हूं कन्याकुमारी। दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका क्षेत्र विस्तृत है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करिए, तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी, जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है, ठीक है। पहली बात हो गई। अब तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तार है, तो लगभग कितने किलोमीटर का है? तो 1600 किलोमीटर की, ठीक है, 1600 किलोमीटर क्षेत्र तक ये विस्तृत है। अर्थात यहां से लेकर यहां तक कितना किलोमीटर का फर्क दिखेगा आपको, नजर आ रहा होगा, 1600 किलोमीटर। ये आपको किताबों में एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है 1600 में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस घाट को, जो आप वेस्टर्न घाट देख रहे हैं, मैं कह सकता हूं इस घाट को, ठीक है, इस घाट को महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, और कर्नाटक जैसे क्षेत्र में सह्याद्री, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नाम इंपॉर्टेंट है, नोट रखिएगा, सह्याद्री नाम से जाना जाता है। ये हो गया महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ पर हो गया गोवा, यहाँ पे हो गया कर्नाटका। तो हम कह सकते हैं इस पूरे क्षेत्र को क्या हो गया, पश्चिमी घाट को हम शाहमाद्री, शाहमाद्री के नाम से जानते हैं, शाहमाद्री के नाम से, ठीक है। अब यहाँ तक तो बात हो गई। अगर उसके बाद में बात करूं तो मैं कह सकता हूं इस वेस्टर्न घाट की औसतन, जो आप देखेंगे, औसत ऊंचाई जो आप देखेंगे,
औसत ऊंचाई कितनी है, हम कह सकते हैं 1200 मीटर। ठीक है, 1200 मीटर इस वेस्टर्न घाट की औसतन ऊंचाई है। एक प्रकार से ये पर्वत ही है भाई। ठीक है, पर्वत वगैरह ही है। अब मैं कह रहा हूं कि इस जो आप देख रहे हैं वेस्टर्न घाट को हमने ये बताया कि महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में, गोवा, कर्नाटक, केरल वगैरह क्षेत्र में, यानी हम कह सकते हैं पूरे पश्चिमी घाट पर जितने भी राज्य स्थित हैं वहां पर इस पश्चिमी घाट को सह्याद्री सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अब इस सह्याद्री को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। सह्याद्री को हम दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। पहला, जिसको हम कहेंगे उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। दूसरा मैं कह सकता हूं दक्षिणी दूसरा मैं कह रहा हूं दक्षिण सह्याद्री। तो हमने डिवाइड किया यहां से, मैं कह सकता हूं 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये गोवा से गुजर रही है, गोवा से। और इसे एक तरफ तो ये क्या डिवाइड कर रही है, उत्तरी सह्याद्री, दूसरी तरफ क्या है, दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री। इन दोनों को जो पृथक कर रही है, जो लाइन बांट रही है, उस लाइन को कहते हैं हम 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये आप नोट करिएगा, जो गोवा राज्य से होकर गुजरती है। यहां तक आप सभी लोगों को कोई समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करूं उत्तरी सह्याद्री, यहाँ पे लिखिए आप सभी लोग उत्तरी सह्याद्री, और ये हो जाएगा दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की मैं बात करूं, हालांकि ये पहाड़ी वगैरह ही हैं, तो मैं कह सकता हूं उत्तरी सह्याद्री की जो सर्वोच्च चोटी है, नोट करिए, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम क्या है, तो यहाँ पे नोट करिएगा उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है कलशुबाई, जो महाराष्ट्र में स्थित है। लगभग कितना, तो मैं कह सकता हूं 1646 मीटर। 1646 मीटर इस उत्तरी सह्याद्री में स्थित एक सबसे ऊंचाई यानी सर्वोच्च चोटी है इसकी, उत्तरी सह्याद्री की। इसको नाम हमने क्या दिया, कलशुबाई, कलशुबाई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं दक्षिणी सह्याद्री, इसकी मैं बात करूं इसकी दक्षिणी सह्याद्री की मैं बात करूं, तो दक्षिणी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कुद्रेमुख। कितना मीटर है, तो मैं कह सकता हूं 1892 मीटर, 1892 मीटर, जो कहां पर स्थित है, हम कहेंगे कर्नाटक में। कलशुबाई तो आपने देखा महाराष्ट्र में, ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। मैं कह सकता हूं उसके अलावा दक्षिण सह्याद्री की एक और चोटी है, दूसरी जो चोटी है उसका नाम है पुष्पगिरी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, कितना मीटर है, 1714 मीटर। मैं कह सकता हूं इसी के समीप जो आप देख रहे हैं पुष्पगिरी, ये भी कर्नाटक में ही है। इसी के समीप मैं कह सकता हूं कावेरी नदी का उद्गम होता है, यूं इस प्रकार समझिए। ठीक है, मैं कह सकता हूं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी यूं इस प्रकार से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, यहां तक आप सभी लोगों को कोई समस्या कोई उत्पन्न हो रही हो, कोई नहीं। तो इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं, इसको मैं आप सभी लोगों को लिखूंगा, तो यहां से मैं इरेज करने वाला हूं। ठीक है, नोट करिएगा, कुछ फैक्ट्स हैं इसके जिससे आधारित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। मैं कहूं, अगर साफ शब्दों में कहूं कि दक्षिण भारत का दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो, उसका नाम क्या है? आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, उसका नाम है अन्नाई मुड़ी। याद रखो इसको, फैक्ट है, हालांकि इसको मैं आपको दिखा रहा हूं किस पर्वत के पार्ट है ये। अन्नाई मुड़ी, ठीक है, अन्नाई मुड़ी लगभग कितने मीटर स्थित है? मैं कह सकता हूं 2695 मीटर, ठीक है, इसकी ऊंचाई है अन्नाई मुड़ी। और मैं कह सकता हूं ये जो आप देख रहे हैं अन्नाई मुड़ी, यह किस पर्वत के पार्ट है? तो मैं कह सकता हूं यह अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यह अन्नामलाई अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अन्नाई मुड़ी, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि दक्षिण भारत की, ये तो पहली हो गई भाई, पहली, यहां पे नोट करिए पहली, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है वो है दोदा बेटा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं मैप पे, परेशान मत होइए। दोदा बेटा कितनी ऊंचाई है? तो 2637 मीटर, ठीक है, ये हो गया। मैं कह सकता हूं यह पर्वत जो आप देख रहे हैं दोदा दोदा बेटा, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और यह पर्वत, यह जो चोटी आप देखेंगे, यह नीलगिरी पर्वत की, क्योंकि पर्वत का ही एक हिस्सा होता है जो उड़ जाता है अधिक, उसी को हम बोलते हैं, नाम देते हैं चोटी। यह नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर, ठीक है। अगर नीलगिरी पर्वत की मैं बात करूं तो यहीं पर स्थित है। ये कर्नाटक हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, ये केरल हो गया, इन्हीं तीनों के मिलन एक ही स्थान पर यहाँ पर स्थित है नीलगिरी पर्वत। क्या यहाँ से आप सभी लोगों को कोई समस्या? ठीक है। अब चलिए इसके अलावा यहाँ पर आप सभी लोग कुछ और फैक्ट नोट कीजिए, इससे आपके एग्जामों में प्रश्न बनने के फुल चांस हैं। वेस्टर्न घाट की मैं पढ़ रहा हूँ, वेस्टर्न घाट के बारे में, तो मैं कह सकता हूँ WS मीन्स वेस्टर्न घाट। अगर मैं बात करूं, जो आप देख रहे हैं वेस्टर्न घाट, मैं कह सकता हूं वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी, अभी हमने आपको बताया जस्ट, वेस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना कुद्रेमुख। कितना है, ऊंचाई कितनी है? 1894 मीटर। कहां पर स्थित है? यह स्थित है कर्नाटक में। तो यहां तक आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। वेस्टर्न घाट की ये तो पहली सबसे ऊंची चोटी हो गई। अगर बाय द वे आपके एग्जाम में दूसरी पूछ ले तो क्या करेंगे? तो दूसरी मैं कह सकता हूं कलशुबाई है, कलशुबाई। ये कहां पर है? तो हमने बताया था अभी आपको, महाराष्ट्र, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है 1686 मीटर है, जो मैं कह सकता हूं उत्तरी शामाद्री का ही एक, उत्तरी शामाद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलशुबाई। यहां तक आप सभी लोगों को कुछ समस्याएं, कोई समस्याएं आपको उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अब चलिए मैं यहाँ से कुछ इरेज करता हूँ और मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक बातों को समझाकर और क्लास को, आज की क्लास को मैं यहीं तक एंड करेंगे। यूं इस प्रकार से हेडिंग बनाइए, दक्षिण भारत के कुछ पर्वत। दक्षिण भारत के
कुछ पर्वत नोट करिएगा इस पॉइंट्स को। दक्षिण भारत के कुछ पर्वतों के बारे में चलिए हम डिस्कस करते हैं। अगर आप देखेंगे दक्षिण भारत, यहां तक मान लीजिए आप सभी लोग, ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक है, पूरा का पूरा फैला हुआ है। ये तो हो गया कर्नाटक, ठीक है, ये हो गया तमिलनाडु, ये यहां पर हो गया केरला, ठीक है, केरल, ये हो गया। तो यहीं पर कुछ पर्वत स्थित हैं। इसके लिए एक ट्रिक हमने बनाई है, नाक, और ये अच्छी ट्रिक है, जहां पर मैं कह सकता हूं एन मीन्स, ए मीन्स क्या होंगे, सी मीन्स क्या होंगे, वो आप नोट कर लीजिए। एन मीन्स हो जाएगा, यहां पर मैं कह सकता हूं नीलगिरी पर्वत, ठीक है, नीलगिरी पर्वत। उसके बाद मैं कह रहा हूं नीलगिरी पर्वत के बाद ए मीन्स हो जाएगा अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वत, और सी मीन्स हो जाएगा कार्डेमम पर्वत, कार्डेमम पर्वत। अब मैं एक एक के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में चर्चा करूंगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। हालांकि एसएससी में इतना आपके डीप प्रश्न नहीं पूछ सकता, फिर वो आपका यूपीएससी लेवल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब मैं अगर बात करूं नीलगिरी पर्वत की कुछ अपनी विशेषताएं, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम क्या है, आप सभी लोग ध्यान रखना, दोदा बेटा। और यही दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लगभग कितने मीटर ऊंचाई है इसकी, 2637 मीटर। अब मैं बात करूं अन्नामलाई, अन्नामलाई की अगर मैं बात कर रहा हूं, अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी, भाई पर्वत है, पर्वत में ही चोटियां पाई जाएंगी, तो अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी हो जाएगी उसका नाम है अन्नाई मुड़ी। लगभग कितनी ऊंचाई है, तो मैं कह सकता हूं 2695 मीटर। अब मैं बात कर रहा हूं कार्डेमम पहाड़ियों की, कार्डेमम पर्वत को ही हम कह सकते हैं क्या, इलायची पर्वत। नोट करना, प्रश्न पूछ सकता है, इलायची पर्वत। अब कार्डमम पर्वत आप देख रहे हैं, तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है महेंद्रगिरी। और ये जो आप देख रहे हैं अन्नाई मुड़ी, ये दक्षिण भारत की सबसे पहली सर्वोच्च चोटी है, दूसरी दोदा बेटा हो जाएगी। सो होप कि यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई समस्या क्रिएट नहीं हुआ होगा। तो चलिए फिलहाल आज के हम सेशन को यहीं तक, अपने सेशन को फिलहाल यहीं तक रखेंगे, और हम कल डिस्कस करेंगे आप सभी लोगों के सामने। आज तो हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया पश्चिम घाट, और हम कल पढ़ेंगे पूरा का पूरा पूर्वी घाट, पूर्वी घाट के साथ कुछ अन्य बातों को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं हम आपको आगामी क्लास में। आप सभी लोगों से एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जल्द से जल्द अपने चैनल पर 500 सब्सक्राइबर से अधिक लाइए, जिससे आप सभी लोगों की क्लासें परमानेंट लाइव चलने लगे, लाइव लाइव क्लासें आपकी होने लगेंगी। आप सभी लोगों को डाउट लेने में, आपके डाउट अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे, ये मेरा उद्देश्य है। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं आप तो, ठीक है, ऐसा करेंगे तो आप सभी लोगों को डाउट मैं लेने लगूंगा, और डाउट लेंगे तो भाई जरूरी होता है डाउट लेने का, भाई जरूरी होंगे ही डाउट। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको आगामी क्लास में। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत साथियों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।